अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमें कैलकुलस के एमसीक्यूज स्टडी करने हैं। तो चलें लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रोल्स थ्योरम का एक एमसीक्यूज है। उसने कहा है कि अगर आपके पास रोल्स थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो रहा है इंटरवल ए बी के ऊपर और एक पॉइंट सी जो है वो ए बी में बिलोंग करता है, देन ये बताएं इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये मैंने बाय मिस्टेक बी लगाया हुआ है, बट यहाँ पे ऑप्शन जो है वो हमारे पास ए करेक्ट है। अब मैं ये बताती हूँ कि ये कैसे करेक्ट है। देखें, हमने आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी रोल्स थ्योरम से रिलेटेड, जिसमें मैंने बताया था कि रोल्स थ्योरम में हमारे पास एक ऐसा फंक्शन दिया होता है एफ ऑफ एक्स, जो कि अपने इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस भी होता है क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल होता है ओपन इंटरवल में, और उसके अलावा अगर हम एफ ऑफ ए करें और एफ ऑफ बी करें तो दोनों का आंसर हमारे पास इक्वल आ जाए। और फिर लास्ट कंडीशन ये थी कि उसके ऊपर फंक्शन का अगर डेरिवेटिव लेते हैं, यानी एफ प्राइम ऑफ सी अगर फाइंड करें तो हमारे पास जो है वो जीरो के इक्वल आ जाए, तब हम कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, वो रोल्स थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो जैसा कि आपने यहाँ पे इस ग्राफ में देखा कि मैंने क्या किया, मैंने एक कर्व ली है और कर्व के बिल्कुल टॉप पे ये एक ऐसा पॉइंट है सी, जिसके ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव अगर लूं तो वो जीरो के इक्वल आ रहा है। यानी ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस की अगर पैरेलल हो जाए तो फंक्शन हमारे पास रोल्स थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर आपके पास ये कंडीशन बन जाए तब आप कहते हो कि आपका जो फंक्शन है वो क्या करता है, वो रोल्स थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और आप देख रहे हो कि ये जो आपके पास पॉइंट है, यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इस पूरे वर्क में आपके पास इंक्लूड थे। तो इसका मतलब ये है कि ये ए बी के अंदर रोल्स थ्योरम को कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, जिसमें ए और बी इंक्लूड है। सो दैट इज वाई ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आ जाता है और क्लोज इंटरवल का आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट में हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स ले लिया और हमने कहा कि एक्स जो है वो -1 से 1 के दरमियान में जो है वो बिलोंग करता है। तो अब ये बताना है कि इसमें से जो है वो कौन सा ऑप्शन अगर ले लें तो वो करेक्ट है। तो फंक्शन आपने देखा कि आपके पास एक एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन दिया हुआ था और इंटरवल -1 से 1 के दरमियान में था। तो हमें पता है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है उसका ग्राफ किस टाइप का होता है। इस चीज का तो आपको वैसे ही थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही, जाहिर बात है हम पूरी कैलकुलस पढ़ के आ गए हैं। तो इसका ग्राफ आपको पता है कि आप जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू बना लेते हो उसका जो ग्राफ है वो इस टाइप का होता है एब्सोल्यूट वैल्यू का। तो यानी कि ये उसका पॉइंट वैसे जीरो होता है और ये ऐसा पॉइंट होता है जिस पर हम कोई कर्व ड्रा नहीं कर सकते, यानी कि ये इसका शार्प पॉइंट होता है। और हम ये भी कहते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो इस पॉइंट के ऊपर यानी जीरो के ऊपर जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो आपने मेरी डेरिवेटिव की वीडियो भी देखी होगी जिसमें मैंने ग्राफ बनाकर बताया कि जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है उसके ऊपर, यानी कि जिस पॉइंट पर हम डेरिवेटिव चेक कर रहे होते हैं वहां पर हम जो है वो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम ड्रा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कि ये इस पॉइंट पर जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अब इसमें देखते हैं क्या कहा है उसने, कि रोल्स थ्योरम फेल्स बिकॉज एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस इन -1 to 1। फंक्शन ये कंटिन्यूअस तो होगा क्योंकि कहीं पे ब्रेक डाउन नहीं आ रहा। बेशक यहाँ पे शार्प पॉइंट है बट ब्रेक डाउन नहीं है हमारे पास। रोल्स थ्योरम फेल्स एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल इन -1 to 1। यही वो बात कर रहा है कि हमारे पास जो रूल थ्योरम है ये फेल हो जाएगा क्योंकि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा -1 से 1 के दरमियान में, क्योंकि -1 के दरमियान में जीरो आ रहा है और जीरो आपको पता है इसके सेंटर में है और वहां पे शार्प पॉइंट बन जाएगा। तो इस वजह से ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। और दूसरा उसने ऑप्शन दिया है कि रोल्स थ्योरम फेल्स बिकॉज ये इक्वल नहीं है, बट नहीं ऐसी बात नहीं है। आपको पता है कि ये एक्स का मॉड लिया होगा, अगर मैं 1 पुट करूँ -1 आंसर इक्वल आ जाएगा, इस तरीके से कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर एफ ऑफ एक्स इन -1 to 1। या उसने क्या कि सारी की सारी कंडीशन वेरीफाई हो रही हैं, बट मुझे पता है कि डेरिवेटिव की कंडीशन तो वैसी होल्ड नहीं होती एब्सोल्यूट वैल्यू के ऊपर। सो दैट इज वाई मुझे पता था कि इसका ग्राफ बनेगा इस तरह। वैसे अगर आपने अगर मेरी वीडियो देखी हो
तो आप इसे बने भी बता सकते हैं बगैर कुछ सॉल्व किए कि इसका ग्राफ जो है वो जीरो के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं होता। नेक्स्ट है कि इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम इन -3 से 4 देन। फिर m की वैल्यू हमने बतानी है। आपको पता है कि सिंपल उसने एक फंक्शन दिया हुआ है और रोल्स थ्योरम की कंडीशन अप्लाई करनी है, इंटरवल भी उसने दिया और m की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो रोल्स थ्योरम के लिए सबसे पहले आप इसको ही देख के सोच लें कि ये आपके पास एक लीनियर टाइप इक्वेशन है तो वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट इसका अगर आप ग्राफ देखें कि फंक्शन आपके पास, जाहिर बात है क्वाड्रेटिक का कंटिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो ये तो मैंने भाई जबानी फंक्शन देख के बता दिया कि ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर उसके बाद मैंने देखना था ये कि एफ ऑफ बी के इक्वल आता है कि नहीं आता। ये हमें पता है ए का पॉइंट है, ये मुझे पता है बी है। तो मैंने फंक्शन में एक बार -3 पुट किया और 4 पुट किया। जब मैंने दोनों वैल्यूज को पुट किया तो मैंने देखा आंसर तो मेरे इक्वल आ रहा है दोनों का। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये मेरी कंडीशन होल्ड होगी, यानी सेटिस्फाई होगी। बट एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे आपको एम गिवन है। तो अगर एक टाइप से देखा जाए, आपने एम की वैल्यू देखी, उसने एमसीक्यूज में पूछी हुई है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे m की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जब आप इसकी वैल्यू को फाइंड करोगे तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जब आप एफ ऑफ ए निकाल रहे हो, एफ ऑफ बी निकाल रहे हो, इसका आंसर कैसे इक्वल आएगा, क्योंकि दरमियान में m दिया हुआ है, हमें m का पता नहीं है। तो आपने क्या किया, इसके लिए आपने दोनों को रखा इक्वल। इक्वल रख के आपने जो है m में एक बार -3 रखा और दूसरे में आपने क्या रखा, 4 रखा। दोनों को इक्वल रखा, सॉल्व किया तो m की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -1 आ गई। तो इस टाइम पे मेरे पास जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट है। नेक्स्ट एक इसकी ये भी था कि अक्सर बच्चे ये भी सोच लेते हैं कि हम जो है वो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेके जीरो को इक्वल करते तब भी वैल्यू आ जाती है। तो करके देख लेते हैं। देखें, हम इसका सिंपल डेरिवेटिव ले लें, 2x प्लस m आ जाएगा। ठीक है, ये हमने सिंपल इसका डेरिवेटिव ले लिया। अब हमने x को कोई वैल्यू देनी है। तो आपको पता है कि -3 से 4 के दरमियान में हम वैल्यू दे सकते हैं। तो चले, मैंने जो है वो 4 दे दिया, 4 टू द 8 हो गया, प्लस m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें m की वैल्यू यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट आ जा रही है, मतलब जो जो वैल्यू हम पुट करते जाएंगे इसके अंदर से डिफरेंट आंसर आते जाएंगे। यानी हमें यूनिक वैल्यू फिलहाल नहीं मिल रही। या तो उसने हमें ये कहा होता कि आपने इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू चेक करनी है, तब तो हम सिंपल पुट करके m की वैल्यू निकाल लेते। बट फिलहाल इक्वल करने से हमारे पास यूनिक आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास एक यूनिक आंसर आया, m इज इक्वल टू -1। तो तब मुझे इससे पता चल गया कि मेरे पास जो है वो m की वैल्यू -1 है। सो ऑप्शन हमारे पास जो है वो कौन सा करेक्ट है, डी करेक्ट है। नेक्स्ट में उसने कहा है लेट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम इफ ए इज इक्वल टू -1 देन बी। अब हमने यहाँ पर ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है। ए की वैल्यू उसने दी हुई थी, तो इसका मतलब यह है कि हमने बी की वैल्यू को अब चेक करना है। तो उसके लिए आप देखो कि उसने हमें क्या कहा हुआ था, उसने हमें एक एफ ऑफ ए दिया हुआ था इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। बिल्कुल ऊपर वाले की तरह भी उसने किया, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो आपने देखा कि फंक्शन ये कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। अब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी की कंडीशन हमने अप्लाई करनी है। ए की वैल्यू उसने दी हुई है और बी की निकालनी है। तो मैंने सिंपल क्या किया, मैंने ये किया, मैंने एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू एफ ऑफ बी कर दिया। ठीक है, और जो फंक्शन था वहां पे मैंने एक जगह पर जो है वो सिंपल एक्स की जगह पे किसकी रिप्लेसमेंट दे दी, एक्स की जगह वो मैंने -1 रख दिया। दूसरे में मैंने एक्स की जगह पे बी रख दिया, और जब इसको आपस में सॉल्व किया तो सॉल्व करने से मेरे पास बी की कुछ वैल्यूज निकल आई हैं, +-1 निकल आई है। और ऊपर उसने कहा, और हमें पता भी है इस बात का कि ए कभी भी बी के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसलिए मैंने कहा कि ए, जाहिर बात है बी के इक्वल नहीं है। ए की वैल्यू देखिए -1 है, तो इसका मतलब बी की तो -1 होने से रही नहीं है। इसका मतलब बी की -1 वाली नहीं है, कौन सी वाली है, +1 की वैल्यू है। तो इससे मैंने किसकी वैल्यू निकाली, इससे मैंने ए और बी की वैल्यू को फाइंड कर लिया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास ई एक्स है, ए आपके पास 0 के इक्वल है, बी 1 है। द वैल्यू ऑफ सी बाय लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का आपको पता है, प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए है। ये भी सारी बातें मैंने अपने पिछली वीडियो से मैंने आपको ये बताया हुआ है कि कैसे हम जो है वो
लेग्रैंज थ्योरम की वैल्यू को जो है वो फाइंड करते होते हैं। इसकी प्रॉब्लम्स भी आई थिंक मैंने काफी सारी जो हैं वो आपको बताई थी प्रॉब्लम सॉल्व करके भी। फिर आपको पता है कि लेग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, और आपको ए और बी के पॉइंट्स दिए गए हैं। आपने सिंपल इस फॉर्मूले के अंदर जस्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपने आपके पास सिंपल सी एक लीनियर टाइप की क्वेश्चन बन गई है, यानी आपने यहाँ से रेशियोज वगैरह खत्म कर दिए हैं। तो आपको पता है कि आपने यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि उसने कहा था तक द वैल्यू ऑफ सी बाय लेग्रैंज मेन वैल्यू थ्योरम इज। तो आपने सिंपल, आपको पता है पावर में सी दिया गया है, तो जाहिर बात है आपको पावर में सी दिया गया है, आपने एक्सपोनेंशियल को फिनिश करना है। तो आपने दोनों साइड पे एंटी लॉग यहाँ पे जो है वो अप्लाई किया। तो जब आपने एंटी लॉग लिया तो आपको पता है कि लॉग जो हमारे पास ई होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाता है। तो सिंपल यहाँ पे देखिए मैंने उसको खत्म कर दिया, और सी बिल्कुल स्टार्ट में था तो देखिए ये सी आ गया सिंपल। और इसके बाद इसके ऊपर लॉग जो है वो अप्लाई कर दिया, तो ये लॉग ई माइनस वन है। तो सिंपल सी की वैल्यू हमारे पास निकली है लॉग ई माइनस वन निकल गई। तो इसका मतलब बाय लेग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम सी की वैल्यू हमारे पास ये है। नेक्स्ट में काशी मीन वैल्यू थ्योरम है। काशी मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास ये है। आपने ये स्टेटमेंट याद रखनी है, रोल्स थ्योरम की, काशी मीन वैल्यू थ्योरम की, लेग्रैंज थ्योरम की। ये स्टेटमेंट आपस में एंड में जाके काफी मिक्सअप हो जाती हैं, बट आपने, जाहिर बात है जब बार बार रिपीट करेंगे तो आपको ये याद रहेगी वैल्यू। तो जाहिर बात है आपने खुद ही अपना काम करना है, आपने खुद ही अपने आप को पुशअप करना है, तो आपको ये खुद ही याद रखना होगा। अपने साथ थोड़ा सा सिंसियर हो जाएं, और कभी कभी जो है वो पढ़ भी लिया करें, थोड़ा सा मोटिवेट रहा करें। तो आपने सिंपल ये फंक्शन लिया जो कि आपको फार्मूला ज़बानी याद था, एफ ऑफ एक्स आपको गिवन था, जी एक्स आपको गिवन था। आपने सिंपल जो है वो एफ प्राइम सी निकाल दिया, जी प्राइम ऑफ सी की वैल्यू, यानी आपने सिंपल बस डेरिवेटिव वगैरह लेके इधर वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है। अब मुझे पता था कि ये माइनस में है, तो मैंने इसको वन ओवर की फॉर्म में लिख के इसका एलसीएम लेके मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। यानी कि सिंपल वर्डिंग में आप ये सोचें कि आप इसको सिर्फ सिंपलीफाई करी जा रहे हैं, कि यहाँ से रेशो वगैरह खत्म हो जाए, या कुछ अगर टर्म्स कैंसिल वगैरह हो रही है तो कैंसिल हो जाए। तो देखिए कैंसिल आउट करने के बाद सिंपल जब उसने लॉग भी लिया तो हमारे पास सी की वैल्यू जो है वो ये निकल आई। तो इसको याद रखिएगा कि इस टाइप से अगर आपको कोई क्वेश्चन गिवन दिया हो तो आप इस तरीके से सॉल्व करके उसको सिंपलीफाई आपने करना है। नेक्स्ट में है कि अगर आपके पास है कि इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन अ क्लोज इंटरवल देन इन दैट इंटरवल इट इज बाउंडेड। तो ये थ्योरम की स्टेटमेंट है। आपको पता है कि अगर कोई फंक्शन आपके पास क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होता है तो इसका मतलब ये है कि वो बाउंडेड भी होगा, क्योंकि क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल में अपर और लोअर बाउंड दोनों आपको गिवन होगा, और फंक्शन बाउंडेड भी होगा। बाउंडेड फंक्शन भी वही होता है जिसका अपर और लोअर बाउंड गिवन हो। तो सिंपल ये हमारे पास बाउंडेड भी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एक फंक्शन दिया गया है, और आपने, उसने यहाँ पर क्या बताया, उसने कहा ये जो फंक्शन है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स, यानी कि जो पूरा क्वेश्चन है ये क्या डिफरेंशिएबल है, ये हमारे पास कंटिन्यूस है, या कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल है। तो अगर आपको याद हो मेरी कंटिन्यूस की वीडियो लिमिट की, उसमें मैंने इस टाइप की यानी पीस वाइज फंक्शंस की काफी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाया है। तो आपने इसको उसी मेथड से करना है, लिमिट अप्लाई करके, लिमिट आप जीरो पे लेंगे लेफ्ट और राइट साइड पे, तो फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस हो जाएगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसको आपने मेरी उसी वीडियो को देख के सेम फॉलो करना है। और वहां पर मैंने इस कंटिन्यूस की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करवाया था कि अगर आपके पास एक में आ जाए रैशनल, दूसरे में आ जाए इररेशनल, तो उसमें हमने क्या किया था, हमने दोनों को इक्वल रखना होता है। जब जब दोनों को इक्वल रखेंगे तो एक्स वाली साइड एक साइड पे हो जाएगी, दूसरी दूसरी साइड पे चली जाएगी, और यहाँ से आपने सिंपल एक्स की वैल्यू अलग कर लेनी है। तो ये एक्स इज इक्वल टू वन ओवर टू पे हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसे फ्लोर फंक्शन भी कहा जाता है। और उसने कहा है कि आपने लिमिट लेनी है इसकी टू के ऊपर। आपको सिंपल पता है कि अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में टू पुट करते हैं तो हमारे पास अगेन इंटीजर वापस आ जाता है। कोई अगर पॉइंट की वैल्यू पुट करें तो वो हमेशा बैक में जाती है, लेकिन अगर कोई इंटीजर पुट कर दे तो सेम वही हमें जो इनपुट दी थी वही आउटपुट मिल जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है।
नेक्स्ट में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन 0 to 1। अब हमने ये बताना है कि इसमें से कौन सा फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है। तो सिंपल आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। जैसे मैंने आपको यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस की स्टेटमेंट पढ़ाई थी, वहां पे काफी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की थी हमने। तो उसमें ये वाली प्रॉब्लम भी थी सेम, जिस पर मैंने बताया था कि ये फंक्शन हमारे पास 0 1 के ऊपर जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाता है। नेक्स्ट में है, अगर एफ जी आपके पास कोई से भी दो फंक्शन है, ये बाउंडेड भी हैं और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी हैं इंटरवल पे, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा। तो ये चीज याद रखिएगा कि अगर आपके पास एक फंक्शन बाउंडेड है और यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस एंड बाउंडेड फंक्शन इज ऑलवेज अ यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन। और इस चीज का तो आपको पता है कि हर जो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस होता है, मगर कंटिन्यूअस फंक्शन लाजमी नहीं है कि वो हमारे पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो। मे और मे नोट का केस है, बट यहाँ पे नहीं दिया हुआ। इस वजह से ऑप्शन जो है वो हमारे पास कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। और हमें इस चीज का पता है कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज बाउंडेड। हर कंटिन्यूअस फंक्शन बाउंडेड होता है, लेकिन बाउंडेड लाजमी नहीं है कि हमारे पास कंटिन्यूअस भी हो। ये भी आपने पहले काफी जगह पे ये स्टेटमेंट पढ़ी होगी, मोस्टली कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, जब कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के दरमियान में रिलेशनशिप आ जाता है देन। ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार आ जाता है कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज बाउंडेड अनबाउंडेड, या कुछ भी टाइप से वो दे सकता है, कोई भी ऑप्शन दे सकता है। तो हर जो यूनिफॉर्म सॉरी जो हर जो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है वो बाउंडेड होता है। नेक्स्ट में उसने क्या है कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ साइन थीटा ओवर थीटा व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0। ये वैसे काफी बार आ जाता है, वैसे तो मैंने इसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाई है आप लोगों को कि लिमिट अगर थीटा 0 को अप्रोच करती है तो आप सिंपल इसके ऊपर डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो डेल हॉस्पिटल रूल का आपको पता है कि फंक्शन जो है वो 0/0 फॉर्म बन रही हो, या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही हो, या कोई भी अनडिफाइंड फॉर्म बन रही हो, तो हम क्या करते हैं, अपर और लोअर वैल्यू का डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव लेने के बाद जब सिंपल अपनी लिमिट पुट करते हैं तो आंसर कोई ना कोई फाइनाइट नंबर आता है। फिर आपने इसका सिंपल डेरिवेटिव लिया, कॉज आ गया, इसका आ गया 1। तो सिंपल जब आपने कॉज में 0 पुट किया, कॉज 0 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट है। या आपने ये पढ़ा होगा सैंडविच थ्योरम सेकंड ईयर में, वो भी सेम ऐसे डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है कि जो 1 के इक्वल होता है, तो उससे आपको सिंपल आइडिया हो जाएगा। उसके बाद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की एक एग्जांपल है कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो आप जब इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि x ग्रेटर है log ऑफ x+1 से। ये बिल्कुल सिंपल सी जनरल से एमसीक्यूज हैं। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज हैं थोड़े इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, तो इसको जरा गौर से देखिएगा, बिकॉज ये पास्ट पेपर्स में भी एमसीक्यूज आ चुके हैं। फिर उसके बाद ये भी सेम वही एमसीक्यूज है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। देन आपके पास आ रहा है कि अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एट 1 1 x। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का उसमें पूछा हुआ है इस कर्व के ऊपर। तो अगर आपको कुछ बात याद हो, आपने मेरी लास्ट वाली वीडियोस देखी हैं, तो मैंने नॉर्मल एंड टेंजेंट के ऊपर वीडियो बनाई हुई है। तो उसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया वह टेंजेंट निकालने का। यहाँ पे dy/dx आता है फॉर्मूले में, यानी सिंपल जो हमारे पास इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ लाइन की, उसमें स्लोप की जगह पे dy/dx पुट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि dy/dx पे तो आखिर स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो दैट इज वाई ये फॉर्मूला सिंपल आ जाएगा, और x1 y1 की जगह पर ये पॉइंट्स आ जाएंगे, और dy/dx आप इस फंक्शन का लोगे। ठीक है, लेके आपने इसमें पॉइंट की वैल्यू पुट करनी है, पुट करके जब आप इसको सिंपल सी लीनियर इक्वेशन बनाएंगे तो आपके पास ये ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा। सिमिलरली जब नॉर्मल में था, तो नॉर्मल में फिर हम लिखते थे कि -1/dy/dx आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम होगा। बस वो जो m है, यानी जहाँ पे हम स्लोप डालते हैं वहां पे आप लिखोगे -1/dy/dx। बिल्कुल सिंपल सी बात है। नेक्स्ट में है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस। अब हमने इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जो है वो निकालनी है। मिनिमम वैल्यू के लिए आपने मेरी वीडियो देखी होगी, रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मिनिमा, या ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, देखा होगा। तो उस वीडियो में उस वीडियो का और इस एमसीक्यूज का लिंक ये है कि ये रिलेटिव मिनिमा की ही बात कर रहे हैं। सिंपल मिनिमा या मैक्सिमा अभी आपसे कोई कह दे तो आप उसको रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा समझोगे। तो उसका मेथड अगर आपको याद हो तो क्या था, तो हमने क्या किया था, क्वेश्चन का फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया और सेकंड डेरिवेटिव ले लिया।
तो सबसे पहले हमने क्या किया था, मैं थोड़ा सा रूल बता देती हूँ। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करके एक्स की पॉइंट्स की वैल्यू निकाल ली थी, जिससे हमने कहा था कि हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लिए फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में जो आपके पास पॉइंट्स थे उसको आप इसके डबल डेरिवेटिव के अंदर पुट करोगे, और अगर आंसर जो है वो आपका डबल डेरिवेटिव का आंसर अगर लेस देन 0 आ जाए, तब आप कहते हो कि फंक्शन मैक्सिमा रखता है उस पॉइंट पे। पर अगर ग्रेटर आ जाए तो आप कहते हैं कि वो मिनिमा रखता है इस पॉइंट के ऊपर। तो आपको मेरी वो वीडियो देखनी होगी रिलेटिव मैक्सिमा रिलेटिव मिनिमा की। तो यहाँ पे हम 7/4 यानी कि जो आपके पास पॉइंट्स निकल रहे हैं, उन पॉइंट्स की वैल्यू को अगर हम अपने फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास ये वो फंक्शन होगा, ये वो आपके पास हिस्सा होगा जहाँ पे फंक्शन मिनिमम वैल्यू देता है। नेक्स्ट में उसने y इज इक्वल टू एक्स की पावर x दिया है, और ये कहा है कि y प्राइम निकालो और x अगर आपके पास 1 है। तो सिंपल, आपको पता है कि जब पावर में ऐसी चीज होती है तो हम सबसे पहले उसका नेचुरल लॉग ले लेते हैं। आपने दोनों तरफ क्या करना है, नेचुरल लॉग ले लेना है। जब नेचुरल लॉग लोगे तो ये स्टार्ट में आ जाएगा और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा। फिर आपने सिंपल इसका जो है वो डेरिवेटिव ले लेना है। इसका डेरिवेटिव होगा 1/y dy/dx, और इसके ऊपर आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे, और अप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आ रहा है उस आंसर पे आपने x इज इक्वल टू 1 पुट कर देना है। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने सॉल्व करके चेक किए हैं, बहुत इजी है, या आपको भी इजीली कर सकते हैं। जो मेन मेन बात है, जो मेन मेन पॉइंट है, वो मैं इधर ही आपको हाईलाइट करके बता रही हूँ। नेक्स्ट में है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, एक्स के ऊपर डिग्री का साइन दिया हुआ है, और आपने dy/dx फाइंड करना है। आपको पता है 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई/180 रेडियन के। तो आप लिखोगे 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 रेडियन। फिर आपने क्या करना है, इसको x से मल्टीप्लाई कर देना है। जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई/180 x आ जाएगा, x रेडियन आ जाएगा आपके पास। फिर उसके बाद आपने क्या किया, जब आपके पास ये वैल्यू बन गई है, फिर आपने सिंपल जो है ना वहां पे इस x डिग्री की जगह पे जो भी ये वैल्यू है उसको आपने उठा के कर देना है पुट, और सिंपल जो डेरिवेटिव लेते हैं वो लेना है। यानी असल काम आपका था इस डिग्री को हटाना, इसको सॉल्व करना, इसकी जगह पे कोई वैल्यू लाना, जो अगर आप सिंपल और इजी वे में ले आए हो। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो कोई भी आंसर हमारे पास वो नहीं आता, क्योंकि आंसर बड़ा आता है, cos पाई x/180 समथिंग करके लेंथी आंसर आता है, तो इसमें से फिर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट में y आपको कुछ इस तरीके से पावर 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 में गिवन है, y प्राइम आपने फाइंड करना है। तो उसके लिए आपने क्या किया, आपने इस पूरी टर्म को y के इक्वल लेट कर लेना है। तो बन जाएगा y इज इक्वल टू ई एक्स प्लस वाई बन जाएगा। फिर आपने सिंपल इसका ले लिया डेरिवेटिव dy/dx। तो आपने सिंपल इसका डेरिवेटिव लिया तो जाहिर बात है डेरिवेटिव में स्टार्टिंग वाली टर्म आगे आ जाएगी, क्योंकि ऊपर वाली टर्म का भी अगेन डेरिवेटिव आ जाएगा। तो अगेन x प्लस वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो से जब आप कॉमन शामन लोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। y का आपको पता है y क्या है, y अगेन से ये पूरा फंक्शन होगा, इस चीज का आपको आइडिया है। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने y लिखा हुआ, क्योंकि मैं सारी बात है यहाँ पे e की पावर x प्लस समथिंग समथिंग तो नहीं लिख सकती थी, बहुत लेंथी था। तो इस वजह से मैंने y के फॉर्म में लिख दिया, बट आंसर इसी फॉर्म में ही आएगा। नेक्स्ट में है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस हैज। अब हमने इसकी भी वही रिलेटिव मैक्सिमा एंड रिलेटिव मिनिमा की ही बात यहाँ पे बतानी है, क्योंकि सिंपल मिनिमा और मैक्सिमा लिखा हुआ है। तो आप सिंपल थोड़ा सा बता सकते हैं रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू के जरिए। तो बिल्कुल सेम वही है, आपने उसी पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, यानी आपने इसके ऊपर सिंपल वर्डिंग में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है। तो आपको पता है मैंने वीडियो में बताया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो आपने इसके ऊपर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करते हैं तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या आ जाता है, करेक्ट आ जाता है। देन फिर हमारे पास उसने कहा द वैल्यू ऑफ द इंटेग्रल दिस। आपने मेरा डेफिनेट इंटेग्रल का लेक्चर देखा होगा, जिसमें मैंने डेफिनेट इंटेग्रल की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। एक्सरसाइज की भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिसको मैंने सॉल्व किया है। तो ये छोटा सा है, जाहिर बात है ये तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, तो इसको आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। -2 से 2 इसकी लिमिट है, इसका आंसर सिंपल बनना चाहिए। नेक्स्ट में है एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला दिस एंड द लाइन इज इक्वल टू। ये वो पैराबोला वाले चैप्टर में से है, मैंने आपको एरिया फाइंड करना सिखाया हुआ है। एरिया का फॉर्मूला आपको पता है क्या था, इंटेग्रल है आपके पास। इधर कोई भी आपको लिमिट दी होती है, अगर नहीं दी तो आपको लिमिट निकालनी होती है। y dx था, ये सिंपल एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो अब लेकिन एक फार्मूला आपने पढ़ा था कि अगर आपको पैराबोला और लाइन दी हो तो उस टाइम पे आप y1 माइनस y2 करते हो। तो सिंपल मैंने यहाँ पे मुझे लिमिट का भी आइडिया नहीं था, तो मैंने खुद लिमिट निकाली है।
तो ये प्रॉब्लम सेम मैंने अपनी जो है वो लेक्चर में बताई हुई है, थोड़ा सा प्रॉब्लम चेंज है, बट आपने फॉलो उस मेथड को ही करना है जैसे मैंने वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व की हुई थी। तो सिंपल आपने क्या किया, आपने यहाँ से y की वैल्यू निकाली, निकाल के यहाँ पे रिप्लेस की, आपके पास एक पूरा फंक्शन बन जाएगा जो कि x में फंक्शन होगा। तो आपने उस x के फंक्शन को जब सॉल्व करेंगे आपके पास कोई पॉइंट्स निकल आएंगे, आपके पास x की कोई दो वैल्यूज निकलेंगी, वो जो दो वैल्यूज निकलेंगी उसको उठा के आप इसमें पुट करो या उसमें पुट करो, आंसर इक्वल आएगा, आपको y की दो वैल्यूज मिल जाएंगी। तो यानी कि आपको x की कोरेस्पोंडेंस y की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अब आपको x की भी दो वैल्यूज मिल गई हैं। फिर आपने क्या करना है, आपने अब फार्मूला पुट करना है। इधर आपने लिमिट की वैल्यू ले ली x टू x जो भी आपकी आ रही थी, इधर आपने करना है y1 माइनस y2, क्योंकि आपके पास जब दो फंक्शन थे तो एक ये y1 का था, ये y2 का। तो आपने y1 यहाँ से y निकाले, इधर से भी y सेपरेट कर लिया, y1 माइनस y2 करके आपने यहाँ पे लिखा, और नेक्स्ट में विद रिस्पेक्ट टू dx आपने डेरिवेटिव ले लिया। सिंपल, जब आप माइनस करेंगे इंटीग्रेशन बन जाएगी। तो जब आप इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करोगे आपके पास आंसर 18 आ जाएगा। ये मैंने खुद कैलकुलेट करके चेक किया हुआ है, सो ये इजी है, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट में इसकी डोमेन बतानी है। आपको पता है फंक्शन 1 और 2 पे डिफाइंड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इसके डोमेन में ये दो पॉइंट्स नहीं आएंगे, बाकी सारे आ जाएंगे। तो इसका मतलब इसकी डोमेन में रियल में से हमने 1 2 को निकाल दिया। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, आपके पास एक इंटेग्रल दिया हुआ था। अब इस इंटेग्रल को आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व किया। ये तो बिल्कुल सिंपल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व करके आपने बस लिमिट पुट कर दी, आपके पास आंसर आ जाएगा, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। और नेक्स्ट में मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज याद करने के लिए दिए थे। एरिया ऑफ कार्डोइड, ये पास पेपर में आ चुके हैं सारे एमसीक्यूज। तो एरिया ऑफ कार्डोइड हमारे पास 3 पाई a² डिवाइडेड बाई 8 है। ये जो मैंने आपको लेक्चर दिया था उसमें जो मैंने अपने नोट्स भेजे थे, उन नोट्स में इसका तो प्रूफ भी मैंने अलग से बताया है कि कार्डोइड का क्या प्रूफ है, और मैंने सेपरेट करके नोट भी लिखा हुआ है जिसमें मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज का साइड पे टेबल सा दिया है, आपने वो याद करना है। सिमिलरली इसका आंसर π/2 है, क्योंकि ये मैंने जबानी करवाया था तो मुझे तो इसका आंसर जबानी याद है। अगर आपको याद हो, आपने प्रॉब्लम की थी, मैंने उस टाइम भी कहा था ये इंपॉर्टेंट है और पास पेपर में आ चुका है। तो इसका π/2 है। नेक्स्ट में उसने ये पूछा है कि कर्व आपको गिवन है, इसका सिंगुलर पॉइंट निकालना है। तो आपने सिंगुलर पॉइंट के लिए क्या किया, आपने सिंपल इसका डेरिवेटिव ले लिया, जो y है उसका dy/dx भी आएगा। तो वहां से आपने dy/dx को सेपरेट कर लेना है, करने के बाद उसको इक्वल टू 0 रख देना है, और 0 रखने के बाद x की आपके पास तीन वैल्यूज आएंगी। तो इसका मतलब ये है कि कितनी वैल्यूज देता है सिंगुलर पॉइंट, हमें तीन वैल्यूज दे रहा है टोटल। आई थिंक एक 0 था, एक 1 है, एक -1 है, तो ये इसके आंसर आ जाएंगे। तो यानी इसने हमें तीन वैल्यूज दे दी हैं। नेक्स्ट में हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई थी, उसने बताया कि किसकी इक्वेशन है जनरल। आपको पता है अंदर 2hxy नहीं दिया हुआ है, और मैंने आपको बताया था कि अगर ये ना गिवन हो तो हमारे पास ये क्या बन जाती है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाती है। नेक्स्ट में देखिए सेम हमने एरिया फाइंड करना है, ये पास्ट पेपर के क्योंकि एमसीक्यूज हैं। तो एरिया सिंपल आप कैलकुलेट कर सकते हो उसी मेथड से जो मैंने अभी जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में आपको इक्वेशन दिया है, उसने कहा किसको रिप्रेजेंट करती है, ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती है। कैसे, मैंने आपको एक टेबल दिया था, एक नोट दिया था, h² माइनस ए बी निकालना था, जिससे मैंने बताया था कि अगर इसका आंसर ग्रेटर देन 0 हो तो हाइपरबोला आ जाएगा, इधर आंसर पॉजिटिव और ग्रेटर आता है तो हाइपरबोला हो जाएगा। मैंने लेस में भी आपको बताया था, मैंने इक्वल का भी बताया था। तो सिंपल उसी मेथड से आपने करना। नेक्स्ट में पॉइंट वेयर अ कर्व क्रॉसेज द टेंजेंट इज नाउन एज, ये 2020 के एमसीक्यूज है कि अगर आपके पास कोई कर्व हो और वो टेंजेंट को किसी पॉइंट पे कट करती हो तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, उस पॉइंट को कहा जाता है कि वो हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन है, इसको आपने याद रखना है।